नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगा सागर, आपके साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट के उस युद्ध की खबर से जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब पानी भी रणनीतिक हथियार बनता जा रहा है और पहले जहां पर मिसाइलें, ड्रोन और सैन्य ठिकाने निशाने पर थे, तो अब पानी की सप्लाई करने वाले प्लांट भी हमलों का लक्ष्य बनने लगे हैं। तो जहां पर पानी की सप्लाई होती थी, उन प्लांट्स को भी अब निशाना दागा जा रहा है। पीने के पानी के ये प्लांट्स हैं। अमेरिका ने ईरान में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले डिसलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है और ईरान का दावा है कि अमेरिकी हवाई हमले में हॉर्मुज गान प्रांत का ओनजी डिसलिनेशन प्लांट तबाह हो चुका है, जिससे कि 20 गांवों के करीबन 10,000 लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पेयजल का संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। इधर कुवैत ने दावा किया कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन उसके पानी के प्लांट को निशाना बनाया है। कुवैत ने अपने तेल ठिकानों, बिजली घरों, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाला डिसलिनेशन प्लांट जो उस पर हमला हुआ है, उसको लेकर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। बता दें, अमेरिका के एयर स्ट्राइक में ईरान के चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी तरीके से तबाह इसको कर दिया गया है। ईरान के मुताबिक ये टावर पोर्ट पर व्यावसायिक जहाजों की निगरानी करता था। हालांकि भारत से जुड़ा हुआ शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल सुरक्षित बताया जा रहा है। तो लगातार बमबारी जारी है और इस बीच एक खबर यह भी आई है ईरान से कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खुमनेई, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के जो हस्ताक्षर है उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 60 दिनों तक के लिए उन्होंने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस हस्ताक्षर के बाद भी अपनी बात पर वो कायम नहीं रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ट्रंप की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बारंबार अपने बयान बदलते हैं, अपने एक्शन बदलते हैं, जिस तरह से लगातार इस पूरे युद्ध को लेकर उनकी भूमिका रही है, वो सवालों के घेरे में है। अनिश्चितता हमेशा उनकी बरकरार रहती है और इसीलिए ये सवाल अब मुस्तफा खुमनेई भी खड़े कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली की उस खबर का जो लगातार पिछले 22 दिनों से सुर्खियां तो बटोर रही थी, सोनम वांगचुक का अनशन। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर सुर्खियों में इसलिए क्योंकि कल जब उनको उठाया गया तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही है जिसमें कि उनकी रजामंदी होती है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिनों में जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल के प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने को लेकर मांग की थी और मामले की अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस शनिवार की सुबह वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी। अस्पताल में वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। वो ना ही वहां पर सिरिंज लगा रहे हैं, ना ही कोई ग्लूकोज वो ले रहे हैं। वही वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगमो ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में उनकी सेहत को लेकर चिंतित है तो सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को वहां पर क्यों भेजा गया, उन्हें इतनी सख्ती के साथ स्ट्रेचर पर डालकर क्यों ले जाया गया। लोकतंत्र में सही तरीके से भी काम होता है। डॉक्टर जांच करते, परिवार को बताते कि कौन सा पैरामीटर कम हो रहा है, फिर अस्पताल उसके बाद ले जाने की ज़रूरत अगर उनको महसूस होती तो वो ले जाते। इस तरह से ले जाना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो संसद मार्च होना है उसका नेतृत्व वो खुद करेगी, उसके लिए वो तैयार है। तो कल संसद तक मार्च करने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी और उसका नेतृत्व सोनम वांगचुक की पत्नी करने जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों से अपील भी की गई है कि वो इसमें शामिल हो। तो एक तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है जिसमें कि
कई धड़ों का समर्थन उनको मिला है, खासतौर पर विपक्षी दलों ने समर्थन अपना दिया है, जताया है। तो अभिजीत दिपके भी अब सोनम वांगचुक के बाद आमरण अनशन पर है। कई और अन्य युवा भी लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में किस तरह से ये पूरा मूवमेंट आगे बढ़ता है, ये देखना होगा। क्या सरकार इनके सामने झुकती है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग यही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक से आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राजौरी में बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में फ्लैश फ्लड और खराब मौसम के चलते 10 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डोडा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और मंडी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का इलाका और तमाम ऐसे इलाके, राजौरी जम्मू कश्मीर, पुंछ जम्मू कश्मीर, यहां पर हालात किस कदर बिगड़े हैं ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। तो जानकारी के मुताबिक राजौरी जिले में 2 मकान पूरी तरीके से ढह गए। वहीं बेला बस स्टैंड का निचला इलाका भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जहां पर खड़ी कई गाड़ियां तेज बहाव में बह भी गई। बस स्टैंड का अब तक कोई नामो निशान नहीं बचा है, पूरी तरीके से बस स्टैंड खत्म सा हो गया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। तो मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 8 तस्वीरें हैं। बेला बस स्टैंड पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, धराशायी हो चुका है। कोलकाता, कटरा, जम्मू कश्मीर, शिमला, वाराणसी, जहां पर बारिश की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर है। बहराइच उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती यूपी, सीतामढ़ी बिहार। तो ये सभी तस्वीरें देखकर आपको ये तस्वीरें एक सी लगेगी, क्योंकि लगभग सभी शहरों के हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, सड़कें लबालब, नाले, नदियां, सब कुछ लबालब। लगभग देश का यही हाल है इन दिनों। तो इधर हिमाचल प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो रायपुर समेत कई जिलों को बारिश ने तरबतर कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहरों में भी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग स्थितियों के अनुसार ये चेतावनियां जारी कर दी गई है। ऐसे में निचले इलाकों में खासतौर पर बारिश जो है वो आफत बनकर आई है, क्योंकि घरों में, होटलों में, रेस्टोरों में, मंदिरों में कई जगहों पर पानी भर गया है, बस्तियों में, जिसकी वजह से वहां के लोगों के लिए जीना दुभर हो चुका है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई जगहों पर दिक्कतें आ रही है। कई जगहों पर लोगों की जान तक जा चुकी है लैंडस्लाइड की वजह से, या इस तरह से आपने देखा कि कई जगहों पर बादल फट गए हैं। तो भीषण और रौद्र रूप मानसून का कई इलाकों में दिखाई दिया है। इधर मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है और उसके एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 3 घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की है, रक्षा मंत्री ने की है। इस मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक के बीच विपक्ष ने सांकेतिक तौर पर वॉकआउट भी किया। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को
बैठक में क्यों बुलाया है, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अब तक कोई मान्यता नहीं दी है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद ये कहा है कि मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई है, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी है। सदन बिना रुकावट के चले ये हम सभी की जिम्मेदारी है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलना है। इस दौरान 19 बैठकें होगी। वहीं सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा हुआ एक बिल पेश करेंगे। Have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। तो इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की दिशा में सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है। जगदीशपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। सरकार का यह दावा है कि जनता की राय लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। अब मानसून के सत्र में इसे कानून बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। किस तरह की तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट। जगदीशपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि प्रदेश भर से सुझाव लिए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा एसएमएस भेजे गए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी। सरकार के मुताबिक 93.4% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। इसके बाद कैबिनेट ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। यूसीसी लागू होने के बाद एक समय में सिर्फ एक ही शादी मान्य होगी। तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए होगा। सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। लिव इन रिलेशन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि आदिवासी और घुमंतु समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है। कैबिनेट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी विधायक रमेश्वर शर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा है कि इससे देश में एक विधान एक निशान की भावना और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है। अब 5 शादी करने वाले पर प्रतिबंध होगा। अब अब्दुल्ला को भी एक शादी करनी पड़ेगी, दूसरे लोग भी, जैसे राम भी एक शादी करता है तो मुसलमान को भी अब एक शादी करनी पड़ेगी। मुसलमान 5 बीवी 25 बच्चे का जो काम कर रहे थे वो अब कम होगा। हिंदुस्तान में आबादी का विस्फोट पर नियंत्रण होगा। अब देश की आबादी जो पैदा होगी उस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, उद्योग, पढ़ने की व्यवस्था और उसकी प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का भरपूर दोहन वो कर सकेंगे। और इसलिए ये कानून लाकर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के हित में और देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूसीसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब सरकार मानसून में इसे विधानसभा में पेश करेगी। सदन से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब सबकी नजर विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी तो मिल चुकी है, जिसके बाद अब भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इसके लिए बधाई दी है। और रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के विजन को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक ये फैसला है। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान वैवाहिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। एक से ज्यादा विवाह पर रोक की दिशा में कदम बढ़ेगा। यह निर्णय प्रदेश और देश हित में महत्वपूर्ण साबित होगा। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में भी मददगार होगा। जिस मांग को पूरा हिंदुस्तान बरसों से कर रहा था, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, उनने पूरे हिंदुस्तान को इस बात के लिए प्रेरित किया। अनेक प्रदेशों की सरकार ने यूसीसी बिल लाने का काम शुरुआत की। उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये पहल की और आज मैं मध्य प्रदेश की कैबिनेट को, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने यूसीसी कानून आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट से पास करके फिर हाउस में लाकर हाउस से पास करके इस पे कानून का रूप दिया जाएगा। भाटापारा में मनिकपुरी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संगठन की निष्क्रियता, गुटबाजी पर चिंता जाहिर की। नेताओं कार्यकर्ताओं से लगातार जनता के बीच जाकर उन तक कांग्रेस के कामकाज को पहुंचाने की अपील की। चरणदास महंत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए संगठन की एकजुटता जरूरी है। विधानसभा में लाए गए 136 बिंदुओं के अविश्वास प्रस्ताव को जनता की आवाज उन्होंने बताया। वहीं विधायक इंद्र साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को मीडिया में कवरेज नहीं मिल पा रहा है। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जहां पर कौन बनेगा विश्व विजेता, इस सवाल का जवाब आज रात को मिल जाएगा। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए आज की रात बेहद खास है, क्योंकि आज ही की रात अंतिम है और फैसले की रात है, क्योंकि अब फैसला होने जा रहा है फुटबॉल का नया बादशाह कौन होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने जा रही है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए राजधानी रायपुर में भी खास इंतजाम किए गए हैं। शहर के जोरा मॉल, मैग्नेटो मॉल और पंडरी स्थित सिटी सेंटर के पीवीआर में भी फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण बड़े पर्दे पर किया जाएगा। किस तरह की तैयारियां फुटबॉल प्रेमियों के लिए की गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा दिन आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज रात 12:30 बजे खेला जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन खिताब के लिए आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना की नजरें लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने पर होंगी। वहीं स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार दुनिया का चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगा। फुटबॉल विशेषज्ञ इस मुकाबले को हाल के वर्षों के सबसे रोमांचक फाइनल में से एक मान रहे हैं। 48 टीमों वाले इस ऐतिहासिक विश्व कप का आखिरी मुकाबला अब सिर्फ एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच फुटबॉल की बादशाहत की जंग बन चुकी है। अनुभव बनाम युवा जोश। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में मेसी वर्सेस यमाल। 19 साल के यमाल और 39 साल के मेसी आमने सामने। इस फाइनल की सबसे बड़ी कहानी है अनुभव बनाम युवा जोश। अर्जेंटीना के पास है दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शामिल लियोनेल मेसी, जिन्होंने अपने करियर में लगभग सब कुछ हासिल किया है। वहीं स्पेन के पास है युवा सनसनी लामिन यमाल,
जिसकी प्रतिभा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी फीफा फाइनल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए शहर के जोरा मॉल, मैग्नेटो मॉल और पंडरी के सिटी सेंटर स्थित पीवीआर में बड़े पर्दे पर मैच दिखाने की तैयारी की गई है। रात 11 बजे से दर्शक लाइव प्रसारण का आनंद ले सकेंगे। बड़े स्क्रीन पर फाइनल देखने के लिए टिकटों की बिक्री भी जारी है। मैग्नेटो मॉल, जोरा मॉल और पीवीआर सिटी सेंटर में बड़ी संख्या में फुटबॉल फैंस ने बुकिंग कराई है। प्राइसेस की जहां तक टिकट की प्राइस है तो नॉमिनल प्राइस है। जनरली रिक्लाइनर का प्राइस हमने 600 रुपए रखा है और बाकी की जो कैटेगरी है वो जनरली मैम 260 रुपए से लेकर के 200 तक की टिकट, 210 रुपए तक की टिकट है मिनिमम कैटेगरी से लेकर के ऊपर तक में। और दो ऑडी प्लान किया हुआ है तो आप कहीं पे भी अपने आप सीट आकर के बुक कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। इसे लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात कर लें राजधानी रायपुर की तो राजधानी रायपुर में भी फुटबॉल प्रेमियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जोरा मॉल के अलावा मैग्नेटो मॉल और सिटी सेंटर मॉल में पीवीआर में विशेष शो रखे गए हैं रात 11 बजे और इसे लेकर जो है कहीं ना कहीं बुकिंग भी तेज हो गई है। बात कर लें मैग्नेटो मॉल की तो मैग्नेटो मॉल में अब तक 50 से अधिक टिकटें बिक चुकी है और यह लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तीनों मॉल में कल रात को शो होगा, तब कहीं ना कहीं जो है फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह चरम पर देखने को मिलेगा। फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी और मैदान में दो दिग्गज टीमें। एक तरफ मेसी का अनुभव और आखिरी विश्व कप यादगार बनाने का सपना, तो दूसरी तरफ यमाल की नई पीढ़ी की उड़ान। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब मेटलाइफ स्टेडियम में तय होगा कि फुटबॉल का नया विश्व विजेता कौन बनेगा। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये कहावत इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज ही तय होगा कि फुटबॉल का अगला चैंपियन कौन होगा। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।